सांझ ढल चुकी थी। वृक्षों पर ढेर सारे पक्षी बैठे एक साथ चहचहा रहे थे। बस्ती यहाँ से दूर लगती थी। प्राणी भी अब कहीं कोई दिखता न था। सूनी सड़क पर गाड़ी हवा से बातें करती हुई सनसनाती भाग रही थी। रात को हर हालत में मंजिल तक पहुंचना था। बिलडीला पहुंचने में अभी काफी समय था कि चीख की चुभती आवाज के साथ पहिए फिसलते हुए सासा किनारे की कच्ची मिट्टी पर आ लगे थे, भारी झटके के साथ। गाड़ी उलटते उलटते बची थी। हम बुरी तरह घबरा उठे थे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। हड़बड़ाता हुआ वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया था। न जाने कौन सा पुर्जा टूट पड़ा था। बोनट खोलकर टार्च से कुछ टटोलता हुआ वह लगभग आधा भीतर घुस चुका था। बड़ी देर तक प्रयास करता रहा, पर अंत में गाड़ी के ठीक होने का कोई आसार न दिखे तो हम खोजती निगाहों से इधर उधर भटकने से लगे थे। रात को इस बियावान वन में अकेले कैसे रहेंगे। दूर कहीं जंगल के अंतिम सिरे पर तभी आग जलती दिखी थी। गाड़ी बंद कर हम उसी दिशा में चल पड़े थे। आदिवासियों के घास के घरौंदे बिखरे हुए थे, अंधेरे में डूबे। बादलों से घिरे होने के कारण लगता था टूटा हुआ चांद भी कहीं खो गया है। हमारे आहट पाते ही कुत्ते अपने अगले पंजों पर मिट्टी खुरसते हुए भूख रहे थे और धीरे धीरे मोर्चा संभालते हुए पगडंडी तक आ गए थे। उनके साथ ही कुछ आदिवासी भी घिर आए थे। ड्राइवर के हाथ में कुछ चोट लग गई थी, लहू बह रहा था। कुछ देर की बातचीत के बाद वे हमें उस झोपड़ी में ले गए जहां एक प्रकाश बिंदु दूर से झलक रहा था। बांस की खपच्चियों का एक बड़ा सा दरवाजा अध खुला था। दीवार की ओर मुंह के एक छाया सी कुर्सी पर बैठी थी, मेज पर सिर टिकाए। सामने कुछ पुस्तकें बिखरी हुई थी। खुली खिड़की से आ जा रही हवा से पन्ने फड़फड़ा रहे थे। आहट सुनते ही उसने सिर ऊपर उठाया और मुड़कर देखा। प्रकाश इतना धुंधला, इतना धीमा था कि कुछ भी स्पष्ट दिख नहीं रहा था। अनायास मेरे पांव कुछ और आगे सरक आए थे। विस्मय से सहसा मेरे होठों से निकल पड़ा, मेहा तुम। उसी तरह शांत स्थिर खड़ी थी तुम। मैं आश्चर्य से तुम्हारे मुरझाए मुखड़े को, सूखी सुनी आंखों को, सवार की तरह उलझ आए बालों को देख रहा था। सच कितने कमजोर लग रही थी तुम। आप यहाँ? मैं अब तक तुम्हारी ओर देख रहा था, खोई खोई दृष्टि से। बिलडीला जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई। हाँ, तुम यहाँ कैसे, कब से? मुद्दत हो गई। पहले तो, जी हाँ, पहले तराई में रही कुछ वर्ष तक। अब यहाँ अस्पताल खोला है सरकारी। नहीं, प्राइवेट। जी हाँ। खर्चा वर्चा कुछ सुहास देता है, कुछ दूसरी संस्थाओं से अनुदान में मिल जाता है। तराई क्यों छोड़ा? सरकारी अस्पताल खुल गया था वहाँ, और भी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हो रही थी, पर यहाँ इनके पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने रुककर पूछा, सुहास कहाँ है? पता नहीं, एक बार गत वर्ष कुछ दिन के लिए यहाँ अवश्य आया था। तुमने झटपट ड्राइवर की पट्टी बांधी। रात को भोजन के बाद तुमने अपना छोटा सा अस्पताल दिखलाया था। बड़े विचित्र लोग हैं यहाँ के। चलते चलते तुम कह रही थी, खेती बाड़ी कैसे होती है इन्हें पता नहीं। हर बैल से खेती का तरीका अब सीख रहे हैं, पर कभी कभी बैल के बदले गाय को भी जोत देते हैं। रोगियों की संख्या यहाँ बहुत दिखती है। कौन सी बीमारी अधिक है? एक ही बीमारी है सबसे संक्रामक, उसी के शिकार हैं ये बेचारे। कौन सी? तुमने यूं ही शून्य दृष्टि से देखा था। गरीबी। बतलाइए, इससे भयंकर और कौन सा रोग है इस संसार में? हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। मैं बुदबुदा सा रहा था। अभी उसी सर्विस में है? तुम पूछ रही थी, बातों की दिशा बदलती हुई। नहीं, वह तो कब की छोड़ डाली। तो अब? पत्रकारिता में हूँ। लोहे के खानों के बारे में कुछ लिखना है, उसी के सिलसिले में बिलडीला जा रहा हूँ। कितनी उजड़ी, कितनी उखड़ी लग रही थी। जीवाण सच ही तो कह रहा था। दिन भर के लंबे सफर से थका पता नहीं कब सो गया, पर सारी रात कहीं सितार के जैसे तार रह रह कर रो रहे थे। सोए हुए शांत वातावरण में कैसा करुण स्वर व्याप रहा था। अंतिम मुलाकात कब हुई थी याद है?
एक दिन सहसा तुम्हारा फोन आया था। मैं मेहा बोल रही हूँ, अभी मिल सकेंगे? इस तरह अप्रत्याशित रूप से तुम्हारा फोन आ सकता है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहाँ से बोल रही हो? यहाँ दिल्ली आई हूँ, आपकी अयोध्या में। कब? आज सुबह। शाम को घर नहीं आ सकती? कुछ आवश्यक कार्यों में उलझा हुआ था। घर का पता देकर अपने को उस समय तो मुक्त कर लिया था, किंतु फिर सारे दिन काम में मन नहीं लगा। शाम को भागा भागा घर पहुंचा तो तुम प्रतीक्षा में बैठी थी। रोज इतनी ही देर से आते हैं क्या? तुम्हारे स्वर में उलाहने के साथ साथ अपनेपन का भाव भी निहित था, इसीलिए वह झिड़की भी कितनी अच्छी लगी थी। मैं यूं ही सहज भाव से हंस पड़ा था तो तुम भी हंसने लगी थी। यही घर है ना आपका? सामान किस तरह बिखरा हुआ है। एक एक बिखरी वस्तु जतन से उठाकर तुम सहेज रही थी। अकेले रहते हैं क्या? नहीं तो फिर कौन है? मैं हूं और बहुत से लोग हैं। झूठ बोल रहे हैं ना? तुम छोटी बच्ची की तरह कह रही थी। लगता नहीं कि आपके अलावा कोई और रहता है यहाँ। नहीं, तुम समझ नहीं सकती। इन आंखों से जो लोग दिखलाई देते हैं उन्हीं का अस्तित्व होता है क्या? हम उनके साथ भी तो रहते हैं, जिनके साथ भी तो जीते हैं ना। जो दिखलाई नहीं देते उनका क्या कोई अस्तित्व नहीं? तुम्हारी आकृति एकाएक कितनी भारी हो गई थी। सो तो है, फुसफुसाती हुई होठों ही होठों में तुम कह रही थी। ऐसा भी होता है, आपने कितना सच कहा। अभी वहीं हूँ मैं। यहाँ नहीं, छोड़ दिया है बस्तर। क्यों? आदिवासियों के आपसी झगड़े में अस्पताल जल गया था, वहाँ मन भी नहीं लगता अब। तो फिर वही चिरंतर भटकाव? नहीं, तुमने एक गहरी सांस ली। ऐसा भी नहीं, हर जगह का अन्नजन होता है ना, जब वह उठ जाता है तो। सुहास का कोई अता पता? वह तो कब का चल बसा। इतनी बड़ी बात तुम कितने सहज भाव से सपाट शब्दों में कह गई थी। कब? अरसा हो गया। अपने सारी संपत्ति दान में देकर वह स्वयं भी एक तरह से सन्यासी जैसा हो गया था। इधर कुछ समय से बस्तर में ही रहने लगा था। वहीं एक दिन सड़क दुर्घटना में मैं पाषाणवत जैसा था वैसा ही बैठा रह गया। इतना बड़ा हादसा। एक अजीब सी तटस्थ बीतरागी दृष्टि से तुमने मेरी ओर देखा था। जो हो गया सो हो गया, उसके लिए पश्चाताप करने से क्या। आप तो अध्यात्म को मानने वाले हैं। देह नष्ट होती है, आत्मा नहीं ना। तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सुहास की मृत्यु के समाचार को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी रूप में मेरे ही किसी अंश का अंत हो गया हो। कितना बुरा हुआ। सिर हिलाती हुई इतना ही कहकर भयानक रूप से मैं चुप हो गया था। भीतर जाकर तुम स्वयं चाय बनाने लगी थी। कुछ समय बाद चाय के प्याले बाहर लाती हुई बोली थी, सुनो, जो बीत गया उसके लिए दुख नहीं किया करते। हाँ, मैं तुम्हारे चेहरे की ओर देख रहा था। मैं हाँ, तुम यह सब क्या कह रही हो? मैंने तड़प कर कहा था। तुमने जैसे सुना नहीं। थोड़ी देर बाद खुद ही बोली थी, सुनिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। कल सुबह तो मैं जा ही रही हूँ। कहाँ? बहुत बहुत दूर, जहाँ से लौटकर फिर कभी नहीं आऊंगी। पहले से ही दूरी कुछ कम थी, जो अब और बढ़ा रही हो। मैं कहना चाह रहा था पर कह नहीं पाया। निकट आकर सोफे के हत्थे पर तुम यूं ही शरीर टिकाकर बैठ गई थी। मेरे बिखरे बालों को स्नेह से सहला रही थी। आप समझते क्यों नहीं? मेरी जिंदगी में अब कुछ ही साल शेष रह गए हैं। मैं उन्हें कहीं दूर बिताना चाहती हूँ, बहुत बहुत दूर। अपने से ही भागकर कहाँ जाओगी मेहा? तुम्हारे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। तुम कितनी थकी थकी सी लग रही थी उस क्षण। कहाँ जाने का इरादा है? अफ्रीका। स्विट्जरलैंड के कुछ डॉक्टर कांगो में एक बहुत बड़ा अस्पताल खोलने जा रहे हैं। दुनिया भर के डॉक्टरों से उन्होंने अपील की है कि सदियों से सताए हुए इन गरीबों की सेवा शुश्रूषा में जो अपने को समर्पित कर सकें उन्हें हम आमंत्रित करते हैं। मैंने भी प्रार्थना पत्र भेजा था, उसकी स्वीकृति आ गई है। प्लेन का टिकट हुई। वहां जाकर मन लग जाएगा या तो मालूम नहीं, पर चैन से मर तो सकूंगी ना। तुम्हारी आंखों से रह रहकर टपकती जल की गरम गरम बूंदें मेरे माथे पर गिर रही थी।
होटल जनपद में ठहरी हूँ। अभी कुछ फॉर्मेलिटीज और पूरी करनी है। ट्रेवल एजेंट के पास जाना है, अतः व्यस्तता बहुत अधिक रहेगी। सुहास की कुछ अमानत आपको सौंपनी है और कागजात। कल प्रातः पालम आ सकेंगे? सजल नेत्रों से तुम देख रही थी। उन डबडबाई आंखों में ऐसा क्या कुछ तैर रहा था, जिनकी बाढ़ में सारा अतीत बहसा रहा था, सारा अगजग, सारा संसार। कुछ देर बाद तुम चलने लगी तो तुम्हारा कंठ कितना भीग आया था। सुनो, दुखी न होना। पता नहीं हमारा किस जन्म का कैसा बैर था, जो मेरी हथेली पर अपना तपता माथा टिकाकर तुम फूट फूट कर रो पड़ी थी। देर बाद आंचल से आंखें पोंछते हुए तुमने कहा था, कल सुबह आओगे ना, प्रतीक्षा करूंगी। प्रतिदिन की तरह देर तक तुम्हारी आवाज बार बार गूंज रही थी। मुझे क्या पता था कि कल जब पालम पहुंचूंगा तो तुम्हारा विमान आसमान में उड़ान भर रहा होगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए यह धरती छोड़कर ओझल हो चुकी होगी। उपन्यास तुम्हारे लिए आज यहाँ पूरा होता है। आशा है यह उपन्यास आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।